हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन मेथड। ये है फ्रेस्नेल की अर्धकाल जोन विधि। इसका उपयोग या इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? मान लो हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट है और वो वेव फ्रंट अगर किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो उस वेव फ्रंट के कारण किसी पॉइंट पर अगर हम लाइट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेस्नेल ने एक मेथड दिया। सपोज ये वेव फ्रंट है, ये एक पॉइंट पी है जहां पर हमको इंटेंसिटी को मेज़र करना है और वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रहा है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेस्नेल ने 3 पोस्टुलेट दिए, परिकल्पनाएं कह सकते हैं हम इनको। ये परिकल्पनाएं या पोस्टुलेट्स क्या होते हैं पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर हम आगे कैलकुलेशन पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो है कि अगर हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट है, सपोज ये हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है इसको हम डिफरेंट छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो हर एक एरिया हमने डिवाइड किया है इस पूरे वेव फ्रंट को, इस एक एरिया को हमने जोन कहा। सिमिलरली ये दूसरा जोन और एक थर्ड जोन, ऐसे n जोन तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये जोन बेटा इस टाइप से बनाया जाता है कि इसके दोनों एंड से, सपोज अगर ये लास्ट जोन की बात करें तो इसका ये एक एंड और ये दूसरा एंड, इन दोनों एंड से जो वेव निकल रही है, लाइट वेव निकल रही है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस पाई का होता है, या फिर इनके बीच में टाइम डिफरेंस t/2 के इक्वल होता है। इसलिए इस टाइप की जो जोन होती हैं इनको हम हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ये जो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हुई हैं जोन, इनको हम हाफ पीरियड जोन कहते हैं। और हर जोन अपने आप में एक सेकेंडरी वेव के सोर्स जैसा बिहेव करती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जैसा अपन ने लिखा हुआ है कि गिवन वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल रीजन, ईच रीजन इज कॉल्ड जोन, दिस जोन आर सच दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस पाई, time difference t/2 between the light wave reaching the point P from the two extreme of a zone. This is called half period zones. क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन ड्यू टू द एंटायर वेव फ्रंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट टू द सेकेंडरी वेवलेट एमिटेड फ्रॉम ईच जोन। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ये जितने भी जोन हैं ये सब अपना अपना एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी। ये वाले जोन ने भी एक डिस्प्लेसमेंट दिया, सिमिलरली सेकंड जोन, थर्ड जोन, ऐसे n जोन सारे अपना अपना एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। ये जोन किससे बन रही है? सेकेंडरी वेव एमिट कर रही हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और ये तो हो गया सिंगल सिंगल, ऐसे पूरी अगर रिजल्टेंट देखें तो पूरा वेव फ्रंट यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो पूरे वेव फ्रंट के कारण डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होगा किसके? इनके इंडिविजुअल वेव फ्रंट जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। क्लियर है? और लास्ट पोस्टुलेट इसका ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है इनने, उनकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है ना जोन की वजह से, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। और वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? वो 3 फैक्टर हैं, पहला, अगर मैं ये सिर्फ एक जोन अगर बना दूं समझाने के लिए, और ये हमने पॉइंट ले लिया, ये फर्स्ट जोन ड्रॉ कर ली, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन जॉइनिंग द पोल, अगर इससे यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर ले लें और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट अगर O है, इसको हमने पोल कहा, तो इनके बीच में ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है ये और किसके बीच में? यहाँ से इसके लास्ट एंड से अगर हम मिला दें इस पॉइंट को तो इनके बीच में बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द जोन, इस डिस्टेंस पर, इस एंगल पर और इसके पूरे एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ये वाले एरिया पर, जोन के एरिया पर, पोल से P पॉइंट के डिस्टेंस पर और साथ में इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये 3 पोस्टुलेट हैं जो फ्रेस्नेल ने हमको दिए हैं। अब हम इसको आगे समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको
कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक अपना वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। हमने सपोज किया कि हमारे पास ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आगे बढ़ रही है। वो लाइट प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में है। हमने उसका एक वेव फ्रंट यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो वेवलेंथ है इसकी वो सपोज लैम्डा है। और ये वेव फ्रंट कहाँ से आ रही है, लाइट इन्फिनिटी पर सोर्स रखा है, वहां से आने वाली लाइट सोर्स है जिसको हमने यूज किया है। अब इसकी वजह से एक हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर कितनी है ये फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए हमने P पॉइंट से इस वेव फ्रंट के सेंटर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर PO है, ठीक है, और ABCD वेव फ्रंट है। PO की वैल्यू B हो गई। अब ये जो P पॉइंट है ये हमने सपोज किया कि ये सेंटर है। यहाँ अगर हम इसको सेंटर मान लें और हम B प्लस लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, B इसका डिस्टेंस हो गया, प्लस अगर उसमें लैम्डा बाय 2 कर दें तो इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। सिमिलरली हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस PM2 होगी। ऐसे ही PMN रेडियस होगी। तो PMN इज इक्वल्स टू, अगर पहला रेडियस जो है, पहला सर्कल ड्रॉ किया है B प्लस लैम्डा बाय 2, दूसरा सर्कल होगा B प्लस 2 लैम्डा बाय 2। सिमिलरली nth सर्कल जाएगा B प्लस N लैम्डा बाय 2 रेडियस का। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए, फर्स्ट सेकेंड, ऐसे ही nth सर्कल हमने ड्रॉ किया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा वेव फ्रंट है इसके ऊपर ये सर्कल OM1 इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फर्स्ट सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली OM2 सेकेंड सर्कल की रेडियस, सिमिलरली OMN लास्ट सर्कल की रेडियस जो है वेव फ्रंट जो हमने लिए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। हम इसको फर्स्ट हाफ जोन कहेंगे, सेकेंड हाफ जोन कहेंगे, सिमिलरली ये nth हाफ पीरियड जोन होगी। कोई डाउट। अब एरिया जो कवर कर रहे हैं, एरिया कवर्ड बाय फर्स्ट सर्कल कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, जैसा अभी हमने कहा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ से इस पॉइंट से लैम्डा बाय 2 यहाँ पर जो हमने ऐड किया, व्हाट इज दिस, लैम्डा बाय 2 इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव रीचिंग पॉइंट P फ्रॉम इट्स सेंटर O एंड वेव रीचिंग पॉइंट P फ्रॉम इट्स H पॉइंट M1। O से P पर जो वेव पहुंच रही है और M1 से P पर जो वेव पहुंच रही है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आया है वो पाथ डिफरेंस है बेटा लैम्डा बाय 2। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई, और टाइम डिफरेंस कितना होगा, T बाय 2, जिसको हम हाफ पीरियड कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट इसके लिए जोन के लिए एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली हम सेकेंड जोन की अगर बात करें तो सेकेंड जोन कौन सी होगी, तो द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सेकेंड सर्कल एंड द फर्स्ट सर्कल इज कॉल्ड द सेकेंड हाफ पीरियड जोन। यानी कि M1P, ठीक है, और साथ में M2P, इनके बीच यहाँ से ये वाला जो एरिया है, फर्स्ट जोन ये हो गई, सेकेंड जोन ये हो गई, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो सेकेंड हाफ जोन होगी। M1P किसके इक्वल है, B प्लस लैम्डा बाय 2। M2P किसके इक्वल होगा, B प्लस 2 लैम्डा बाय 2। उनको हम माइनस कर देंगे तो उनके बीच का हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करके एरिया माइनस करेंगे तब ये इसका हमको मिलेगा। ठीक है, तो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस हो गया बिटवीन द वेव रीचिंग द पॉइंट P फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पॉइंट M1 एंड M2। ठीक है, यहाँ से M1 से और M2 से जो पहुंचेगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई होगा, उनके बीच टाइम डिफरेंस T बाय 2 होगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम nth के लिए भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रिप इनक्लोज्ड बिटवीन द nth सर्कल और जस्ट उसके पहले n-1th सर्कल इज कॉल्ड द nth हाफ पीरियड जोन। क्लियर हो गया। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि द एन्युलर स्ट्रिप इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव सर्कल इज कॉल्ड द हाफ पीरियड जोन। एन्युलर स्ट्रिप हम कह सकते हैं कि रिंग शेप्ड, जैसा ये है ना, ये रिंग शेप्ड दिख रहा है तो ये एन्युलर स्ट्रिप कहलाती है। ये जो एरिया कवर कर रही है ये हमारा क्या कहलाता है, हाफ पीरियड जोन, बिकॉज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव रीचिंग द पॉइंट P फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ दिस स्ट्रिप इज लैम्डा बाय 2, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया है, या फेज डिफरेंस पाई और टाइम डिफरेंस इज T बाय 2।
क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये समझने के बाद हम डिफरेंट चीज़ें इस मेथड से निकालेंगे। वो क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, जो हमने सेकेंडरी वेव देखी हैं क्या होती हैं, जो वेव फ्रंट में से निकल रही हैं, उनकी वजह से क्या आगे पी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेंगी, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन कितना होगा, मीन डिस्टेंस पी पॉइंट पर nth जोन की वजह से कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा एक जोन की वजह से कितना है, और पूरे रिजल्टेंट वेव फ्रंट एंटायर वेव फ्रंट की वजह से पी पॉइंट पर कितना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, इनके कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन कितना है। तो ये जोन हमने यहाँ पर डिवाइड की हुई है, ड्रॉ किया हुआ है सब कुछ। तो रेडियस अगर हम nth सर्कल की बात करते हैं तो nth सर्कल की रेडियस यानी कि क्या, OMN। ये OMN रेडियस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो OMN स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MNP का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ये हम जानते हैं फॉर्मूला, OMN RN है तो इसका स्क्वायर मीन्स RN स्क्वायर। MNP की वैल्यू आपको पता है B प्लस एन लैम्डा बाय 2, OP आपको मालूम है B। आपने वैल्यूज पुटअप किया, सॉल्व किया तो RN स्क्वायर मतलब nth जोन की रेडियस का स्क्वायर आपको मिला है BN लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4। अगर nth जोन की रेडियस का स्क्वायर इतना है तो जस्ट उसके पहले अगर n-1th सर्कल हम ड्रॉ करें, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, Rn-1। उसका स्क्वायर अगर हम निकाले तो लाइक दिस हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा, जहां पर n है वहां पर n-1 कर देंगे। ठीक है, ऐसा सॉल्व करके हमको मिलेगा। तो एरिया कितना हो गया, तो इस रेडियस में से हम इस रेडियस को क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़ी जो बिग रेडियस है उसमें से स्मॉलर रेडियस को माइनस करेंगे उसके स्क्वायर को, तो आपको एरिया मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ nth जोन निकाल रहे हैं, तो हमको बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो आउटर सर्कल जो है, जो आउटर जोन है, उसका जो एरिया है पाई RN स्क्वायर, ये जोन ये है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई RN स्क्वायर, पाई इंटू RN स्क्वायर। और उसके जस्ट पहले वाला सर्कल जो होगा उसका जो एरिया बनेगा वो कितना हो जाएगा, पाई RN-1, उसकी रेडियस हो गई तो एरिया कितना हो गया, पाई RN-1 स्क्वायर। तो लास्ट सर्कल के एरिया में से जस्ट उसके पहले वाले सर्कल के एरिया को माइनस करके हमको nth जोन का एरिया मिलेगा, जो कि इस तरीके से हमने जो निकाले उनकी वैल्यूज पुटअप कर दी और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट ओपन करोगे, कैंसिल होने वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी और आपको फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और उसका भी स्क्वायर। अगर लैम्डा बहुत स्मॉल वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं तो स्क्वायर ऑफ लैम्डा बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ nth जोन मतलब सिर्फ ये जो स्ट्रिप दिख रही है इसका जो एरिया होगा किसके इक्वल होगा, पाई बी लैम्डा के इक्वल होगा। क्लियर हो गया, तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन कितना होता है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि जो Rn की वैल्यू है ये हमने कितनी निकाली है, Rn इज इक्वल्स टू BN लैम्डा का रूट हो जाएगा। अगर हम इसको ओमिट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं स्मॉल के कारण, तो ये क्या बचा, Rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू BN लैम्डा, मतलब Rn इज इक्वल्स टू रूट ऑफ BN लैम्डा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Rn किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ n के, यानी कि n अगर बढ़ेगा तो स्पेसिंग बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव जोन, जिसको हम विथ ऑफ जोन कहते हैं, वो डिक्रीज होगी। तो विथ ऑफ जोन कैसे निकालेंगे, जोन की विथ निकालने के लिए हम उनकी रेडियस को माइनस करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने दोनों की रेडियस को माइनस कर दिया, कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आया, रूट n माइनस रूट n-1 इंटू रूट ऑफ बी लैम्डा। अब हम यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 सॉल्व करेंगे, 2 पुटअप करेंगे, 3 पुटअप करेंगे, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमको क्या शो कर रही है कि जैसे से n इंक्रीज होगा विथ जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब हम मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द जोन nth जोन ये निकालेंगे। ठीक है, मीन डिस्टेंस P पॉइंट पर कितना, nवें जोन की बिंदु P से माध्य दूरी कितनी है। तो इसके लिए हमने अगेन ये डायग्राम लिया, और ये जो डायग्राम है इसको हम किस तरीके से लेंगे, PM1 ठीक है, ये हो गया। अगर हम फर्स्ट जोन के लिए कर रहे हैं और हमने यहाँ पर लिखा nth जोन, तो हम क्या ले लेंगे, PMN।
तो पी एम एन इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है कि बी प्लस एन लेमडा बाय 2 है, और जस्ट उसके पहले पी एम एन माइनस 1, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा बी प्लस एन माइनस 1 लेमडा बाय 2, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करोगे, जो कैंसिल हो रहे हैं, आफ्टर कैंसिलेशन आपको जो मिलेगा डी यानी कि मीन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी प्लस 2 एन माइनस 1 इंटू लेमडा बाय 4, ये आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू वन जोन, एक जोन के कारण पी पॉइंट पर कितना आयाम है। जैसे हम ये एक जोन ले लें, चाहे फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें, nth ले लें, उसके कारण फर्स्ट इस पी पॉइंट पर कितना आयाम होगा या कितना एम्पलीट्यूड होगा। ये चीज़ 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो पहला तो कि एम्पलीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ जोन के। अब हमको मालूम है कि एम्पलीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, nth जोन का एम्पलीट्यूड अगर हम nth जोन के कारण पी पॉइंट पर ले रहे हैं तो आर एन। ठीक है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू बी लेमडा प्लस 2n माइनस 1 लेमडा स्क्वायर बाय 4। ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये आपने निकाला है जो अभी फर्स्ट हमने ए पॉइंट कैलकुलेट किया था यहाँ पर एरिया ऑफ nth जोन, जो कि ये था। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी, मतलब कि आर एन इज प्रपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इन हाई जो हाफ पीरियड जोन है वो प्रपोर्शनल होती है उसके एरिया की। HPZ इज रिप्रेजेंट फॉर हाफ पीरियड जोन। ठीक है, तो जितने भी उसमें सेकेंडरी वेवलेट होंगे उनके नंबर के प्रपोर्शनल होगा उसका एरिया। क्लियर हो गया, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। फिर सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि एम्पलीट्यूड जो है वो प्रपोर्शनल होता है कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ जोन। ठीक है, कोसाइन है बेटा ये। ठीक है, तो आर एन इज प्रपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन बन रहा है। इसको हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इंक्लिनेशन जो है ये झुकाव कोण होता है, तो एज ऑर्डर ऑफ जोन इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये ऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है जोन का, वैसे वैसे एंगल जो बन रहा है पी पॉइंट पर वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा पी पर वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर हो गया, ये एंगल बढ़ता जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है, एम्पलीट्यूड इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय एवरेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम जोन। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं आर एन इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय बी प्लस 2n माइनस 1 लेमडा बाय 4। ये भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, अब ये क्या है, तो जोन ऑफ हाई ऑर्डर इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, जो हाई ऑर्डर की जोन है वो ज़्यादा दूरी पर है पॉइंट पी से, और एम्पलीट्यूड जो है उसकी वजह से पी पॉइंट पर क्या होता है, लेस होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। सो एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी ड्यू टू nth जोन। nth जोन इतने सारे फैक्टर हैं, इन सब की वजह से nth जोन पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो हम सब कंबाइंड करके अगर इन सबको लिख दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। ये इक्वेशन सबको क्लियर हो रहा है, तो ये इक्वेशन जो है इस तरीके से हम लिखेंगे, आर एन इज प्रपोर्शनल टू पाई बी लेमडा प्लस 2n माइनस 1 लेमडा स्क्वायर बाय 4 बी प्लस 2n माइनस 1 लेमडा बाय 4 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और कैलकुलेट करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी। और इससे हमको ये क्लियर हो रहा है कि जैसे से हम R1, R2, R3, Rn मतलब अगर n इंक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू द एंटायर वेव फ्रंट ABCD। ठीक है, संपूर्ण तरंगाग्र के कारण कितना परिणामी आयाम होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू एंटायर वेव फ्रंट ABCD बराबर होगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस एट P बाय ऑल द हाफ पीरियड जोन ऑफ द वेव फ्रंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट के जो P पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट जोन के द्वारा। R1, R2, R3 ये सब कैसे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं। आपको ये मालूम है लैम्डा फेज पाथ डिफरेंस है, पाई फेज डिफरेंस है, T/2 टाइम पीरियड है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 सिमिलरली प्लस माइनस Rn।
यहाँ पर अगर n जो है ना नंबर, ये इवन है तो Rn हम नेगेटिव ले रहे हैं, और अगर ये कैसा है, ऑड है, अगर n ऑड है तो Rn पॉजिटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके फेज डिफरेंस को शो कर रहे हैं अलग अलग जोन से आने वाली लाइट के। तो वेव ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड जोन इज इन अपोजिट फेज रिलेटिव टू वेव ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट जोन। फर्स्ट जोन से जो आ रही है उसके अपोजिट फेज में सेकेंड जोन से आने वाली वेव है, इसलिए ये माइनस है। सिमिलरली ये दोनों भी अपोजिट फेज में, ये दोनों भी हर कोई एक दूसरे के अपोजिट फेज में, इसलिए ये साइन चल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब आगे हम देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे R1 है, हम R1 को क्या लिख सकते हैं, R1/2 प्लस R1/2 लिख सकते हैं ना। सिमिलरली हमने R3 को भी क्या लिख सकते हैं, R3/2 R3 लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम आगे जितने भी प्लस में हैं उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हमने ऐसे लिखा, अब हम इसके ब्रैकेट बनाते हैं। तो जब हमने ब्रैकेट लिए तो क्या किया, पहले हमने R1/2 ये लिखा और इन सबको एक ब्रैकेट में ले लिया, ये एक ब्रैकेट में ले लिया। ये कब करेंगे, जब n ऑड होगा तब, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको, अच्छा ऑड है इसलिए ये लास्ट टर्म आपको दिख रही है प्लस माइनस Rn/2, और अगर n इवन होता है ना, n ऑड है तब ये, और अगर n इवन है तो हमको लास्ट टर्म ये मिल रही है। तो हमारे ये इक्वेशन आ गए। अब यहाँ हम देखें कि अगर n बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड ऑफ टू कंजिक्यूटिव जोन क्या होगा, डिक्रीज होगा। n इंक्रीज करने पर दो कंजिक्यूटिव जोन के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस डिक्रीज होने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो R2 है ना, हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी एक वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो उसके जस्ट बाद वाली वेव के एम्पलीट्यूड और उसके जस्ट पहले वाली वेव के एम्पलीट्यूड के मीन के इक्वल है। ठीक है, R2 क्या हो गया, सेकंड जोन का, ये क्या हो गया, थर्ड जोन के कारण, ये किसके कारण हो गया, पहली जोन के। तो जस्ट पहले वाली और बाद वाली जो है वेव के एम्पलीट्यूड उनके मीन के लेस देन होता है। Similarly, R3 is less than from R2 plus R4/2, R4 is less than from R3 plus R5/2, इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि each bracket term in the above series is positive, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन लगा रहे हैं इसलिए ब्रैकेट की हर टर्म, इस ब्रैकेट की या इस ब्रैकेट की हर टर्म जो होगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि R जो होगा, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव मिल रहे हैं, मतलब ये R क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ किससे, R1/2 प्लस Rn/2 या Rn-2, यहाँ पर हम साइन ले सकते हैं। तो n इज ऑड, देयर विल बी पॉजिटिव साइन, और अगर n इज इवन तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। क्लियर हो गया। तो इक्वेशन 7 को हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको हमने क्या किया, जितनी भी प्लस वाली टर्म थी उनको इस फॉर्म में लिखा, उनसे इक्वेशन बनाए ऑड और इवन के लिए, और उससे कंक्लूजन निकाला कि R2 जो है वो किसके लेस देन है। फिर हमने ये इस कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर बताया कि अगर n ऑड है तो हमको पॉजिटिव साइन लेना है, और अगर n इवन है तो हमको नेगेटिव साइन लेना है, और इन सब से R कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। अब इक्वेशन 7 को ही हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, अभी जैसे हमने फर्स्ट टर्म को लिखा था R1/2 प्लस R1/2, अब हम रीराइट कर सकते हैं कि R2 को भी तो लिख सकते हैं ना, कि माइनस R2/2 माइनस R2/2, जितने हमारे इवन नंबर थे अब उनको लिख लेते हैं। तो उनको लिखने पर हमको ये इक्वेशन मिला, इनके हमने ब्रैकेट लगा दिए। अगर हमारे पास n जो है इवन है तो हमारे पास ये माइनस Rn/2 को, अगर n ऑड होगा तो हमारे पास ये टर्म आएगी, और ऐसे ही हम अगर इनको कंक्लूजन लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इज लेस देन, इस कंडीशन के लिए R इज लेस देन फ्रॉम R1/2 प्लस माइनस Rn/2। यहाँ पर R1 और R2 कैसे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि Rn और Rn-1 भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो इस इक्वेशन जो हमने 9th निकाला है इस कंडीशन के लिए, और इक्वेशन जो हमने 12 निकाला है, ये दोनों इक्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी अज्यूम दैट ईच एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं, ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वन प्रिसीडिंग इट और वन
अहेड है ना, एक आगे और एक पीछे अगर है तो ऑल ब्रैकेट टर्म विल बी ज़ीरो। तब उस केस में आर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी या फिर ये आ जाएगी प्लस या माइनस। हमारे दोनों इक्वेशन में हमको यही मिल रहा है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इन प्रैक्टिस हम ऐसा मान लें कि एन बहुत बड़ा है तो हमारी आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पर घटता जाता है और बहुत बड़े एन के लिए आर एन ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, R1/2। आर क्या है, रिजल्टेंट वेव फ्रंट की वजह से एम्पलीट्यूड, और ये फर्स्ट जोन की वजह से एम्पलीट्यूड। आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ पॉइंट ड्यू टू एंटायर वेव फ्रंट, और ये है एम्पलीट्यूड ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एट द पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम पूरे वेव फ्रंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक बेटा ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।